1 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, 2 बातें मैं आपको क्लास की याद दिलाना चाहता हूँ जो हमने क्लास में डिस्कस करी थी। क्या कि ये जो रेट ऑफ इवेपोरेशन होता है, रेट ऑफ इवेपोरेशन, ओके, ये जो रेट ऑफ इवेपोरेशन होता था ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था किसके, रेट ऑफ इवेपोरेशन इज, ये देखिए ये किसका सिंबल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, ठीक है। तो रेट ऑफ इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया, एक्सपोज सरफेस एरिया, एक्सपोज्ड, अभी मैं आपको समझाता भी हूँ एक बार फिर से, सरफेस एरिया को शॉर्ट में हमने ऐसे लिख दिया। एंड रेट ऑफ इवेपोरेशन इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ एयर, स्पीड ऑफ एयर, ठीक है। मतलब इवेपोरेशन तो आपको पता है क्या, कि अगर आपने बाउल में कहीं पे वाटर रख दिया है, कटोरे में अगर आपने पानी रख दिया है तो उसके सरफेस से पार्टिकल्स, देखिए मैं आपको एक बार फिर से इमेजिन करा देता हूँ, बहुत अच्छी तरीके से हमको ये सब समझना है। ये देखिए बाउल रखा हुआ है, ठीक है। तो ये जो बाउल का सरफेस है, बाउल सपोज पूरा पानी से भरा हुआ है, वाटर हम लेके चल रहे हैं, यहाँ वाटर से हम वाटर की हेल्प से समझ रहे हैं, ठीक है। तो इवेपोरेशन एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होता है और ये सरफेस फिनोमेना होता है। ध्यान दीजिएगा ज़रा शब्दों पे, ये कैसा फिनोमेना होता है इवेपोरेशन, सरफेस फिनोमेना। सरफेस फिनोमेना मतलब सरफेस के जो पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, वो कॉन्टिन्यूअसली सरफेस को छोड़ के जाते रहते हैं, यानी कि जो लिक्विड पार्टिकल्स हैं ये किस में चेंज होते रहते हैं, वेपर पार्टिकल में, ठीक है। तो ये प्रोसेस बॉइलिंग पॉइंट के नीचे, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस, तो 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे वाला जो टेम्परेचर होगा, मतलब कि जब वो 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर होगा तब से लेके 99.99 डिग्री सेल्सियस तक, मतलब बॉइलिंग पॉइंट के नीचे जो भी टेम्परेचर होगा उस टेम्परेचर पर कॉन्टिन्यूसली इवेपोरेशन होता रहता है, ठीक है। ये हमने आपको पहले भी बताया है। तो देखा आपने ये इवेपोरेशन हुआ। अब हमने कई बार आपको बताया है, आप एग्जाम्पल देख सकते हैं कि अगर इसी बाउल को अगर हम एक और बड़े बाउल में पावर कर दें, इसी वाटर को इसमें उड़ेल दें, अगर हम सपोज यही वाटर है और ये जो बाउल है, सपोज दोनों में वॉल्यूम क्या है, सेम है, और इसका सरफेस एरिया क्या है, बड़ा है, दूसरे वाले का सरफेस एरिया, मतलब समझ रहे हो, टॉप सर्कुलर पार्ट जो आप उसका ऐसे देख रहे हो, जो वाटर का सरफेस है वही क्या है, उसका सरफेस एरिया है। तो यहाँ पर सरफेस एरिया ज़्यादा है तो यहाँ पर रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। मतलब मान लीजिए इस बाउल में अगर पर सेकेंड 10 पार्टिकल्स ऊपर जा रहे हैं, कितने, 10 पार्टिकल ऊपर जाने का मतलब है वेपर बन रहा है उनका, तो इस बाउल में पर सेकेंड 20 पार्टिकल्स या उससे ज़्यादा ऊपर जा रहे होंगे। क्यों, क्योंकि इवेपोरेशन एक सरफेस फिनोमेना है, यहाँ पे सरफेस के पार्टिकल पार्टिसिपेट करते हैं, सरफेस के जो पार्टिकल होते हैं वो वेपर पार्टिकल में चेंज होते हैं। तो भाई अगर आपने सरफेस बढ़ा दिया, ठीक है, तो इसका मतलब सरफेस पे बैठने वाले पार्टिकल्स की भी संख्या बढ़ गई। और इवेपोरेशन अगर एक सरफेस फिनोमेना है तो अब ज़्यादा पार्टिकल्स ऐसे हैं सरफेस पे अवेलेबल जो इवेपोरेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और इस सरफेस को छोड़ के ऐसे जाएंगे। ये तो हो गई पहली बात, ठीक। तो यहाँ पर हमने देखा कि रेट ऑफ इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सपोज सरफेस एरिया। जितना सरफेस एरिया आप एक्सपोज टू द एटमॉस्फेयर करोगे उतना ज़्यादा रेट ऑफ इवेपोरेशन होगा। तो ये सिंपल है। अब जो दूसरी बात है ये बच्चे नहीं समझ पाते हैं, स्पीड ऑफ एयर। और ये हमने आपको क्लास में पढ़ाते टाइम जब हमने आपको बताया था कि किस तरीके से गर्मियों में कपड़ा सूखता है और ह्यूमिडिटी वगैरह उन सब के बारे में बताया, तो हमने बताया था। एक बार हम फिर से आपको यहाँ पे विजुलाइज करा दें, ध्यान से ज़रा चेक करिए। अब ये जो बाउल में वाटर रखा हुआ था, ठीक है, मेरे को बोला गया कि भाई इसका इवेपोरेशन जरा फास्ट करा दो, इसका रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ा दो। तो मैंने क्या दिमाग लगाया, मुझे ये बात तो पता थी क्या कि मैंने क्या कर दिया, मैंने सरफेस एरिया इसका इंक्रीज कर दिया। इसके लिए मैं एक बड़ा मुंह वाला बाउल ले आया जिसका मुंह और बढ़िया उसका बड़ा सर्कुलर शेप का मुंह है जिससे सरफेस एरिया बढ़ जाए। एक तो मैंने दिमाग लगाया, तो पहला काम तो मैंने ये किया क्या कि सरफेस एरिया मैंने इसका क्या कर दिया, बढ़ा दिया। अब दूसरा काम मैं क्या करूँगा उसको देखिए ज़रा। मैं क्या करूँगा दूसरा काम, यहीं पे थोड़ी सी हम जगह बनाते हैं आपको समझाने के लिए और समझिएगा आप ध्यान से। तो पहली बात क्या थी, एक्सपोज सरफेस एरिया आपको लार्ज करना पड़ेगा और दूसरा स्पीड ऑफ एयर आपको इंक्रीज करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करा हमने यहाँ फ़ैन चला दिया। तो अगर आप इसके टॉप पे फ़ैन चला दो, सपोज ये फ़ैन है और फ़ैन आपने अगर चला दिया, तो जब फ़ैन चलेगा, ठीक है, तो देखिए क्या होगा, फ़ैन जब चलेगा तो एयर के जो पार्टिकल्स होंगे वो मूव करना शुरू करेंगे, ठीक है ना। और एयर के जो पार्टिकल्स होंगे वो अगर मूव करना शुरू होंगे, ठीक है, तो देखिए ये जो एयर के पार्टिकल है जब मूव करना शुरू करेंगे, मान लो ये इधर उधर ऐसे मूव कर रहे हैं, ठीक है,
तो इन एयर के पार्टिकल्स के मूवमेंट के साथ साथ ये जो वेपर के पार्टिकल्स हैं, बिकॉज देखिए एयर के पार्टिकल के कांटेक्ट में कहीं ना कहीं ये वेपर के पार्टिकल आ जाएंगे, ठीक है। मतलब अगर जैसे कोई बॉल रखी है उसमें मैं अगर एक बॉल ला के मार दूँ तो दूसरी बॉल भी चलने लगती है, कुछ ऐसा ही होगा। तो ये जो एयर के पार्टिकल जब मूव करेंगे तो ये लगातार वेपर के पार्टिकल्स को भी टक्कर कर करके, वो आपको आंखों से नहीं दिखाई पड़ेगा, ठीक है, कोलिजन होगा और ये पार्टिकल भी मूव करने लगेंगे ऐसे, ठीक। अब देखिए ये जो वेपर के पार्टिकल पहले यहाँ पे थे, अब वो तेजी से इधर उधर मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पे जगह और खाली हो जाएगी, और जब जगह और खाली हो जाएगी तो नए पार्टिकल फटाफट ऊपर आएंगे। और एयर जो चल रही है, एयर की स्पीड अच्छी कर दिया आपने, फैन चला दिया, तो ये जो वेपर के पार्टिकल्स हैं ये इधर उधर एयर के साथ इधर उधर हो जाएंगे, और यहाँ बार बार बाउल का जो टॉप सरफेस है वहाँ पे एक स्पेस बन जाएगा नए पार्टिकल्स के आने के लिए। बात समझ में आई कि नहीं? देखिए हम सिंपल सा अगर आपको बोलें तो जो आपने स्पीड ऑफ एयर बढ़ा दिया है ना, देखिए बात समझिए जरा, बाउल के टॉप सरफेस पे अगर हम जगह खाली कर दें, जगह खाली करने का मतलब आप समझ रहे हो कि वहाँ पे वेपर के पार्टिकल्स अगर हम फटाफट वहाँ से हटाते जाएं किसी भी तरीके से, तो नए पार्टिकल्स फटाफट आते जाएंगे सरफेस से, नए पार्टिकल्स को जगह मिल जाएगी। तो ये जो वेपर के पार्टिकल को हटाने का तरीका है, ये क्या है, फैन चला दिया हमने, और फैन चला दिया तो वेपर के पार्टिकल्स पे एक तरीके का फोर्स लगेगा, वो इधर उधर हो जाएंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, तो एयर, हम सिंपल बोलते हैं एयर के पार्टिकल्स के साथ साथ वेपर के पार्टिकल भी इधर उधर हो जाएंगे, और ऊपर बार बार सरफेस से जगह खाली होगी और नए पार्टिकल्स ऊपर आते रहेंगे, सिंपल। तो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या हो जाएगा, बढ़ ही तो जाएगा, क्योंकि उसको जगह मिल रही है अब सरफेस के पार्टिकल्स को, और कि हाँ भाई ऊपर जगह खाली, चलो चलो, तो फटाफट रेट ऑफ इवेपोरेशन होगा। बात समझ में आ गई कि नहीं? अब देखिए ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि लुक एट द फिगर 1.3, ये आपको फिगर दिया हुआ है, एंड सजेस्ट विच ऑफ द वेसल, कुछ बर्तन दिए हुए हैं, ए वेसल बी, वेसल सी, वेसल डी, विच ऑफ द वेसल ए बी सी डी और डी द रेट ऑफ इवेपोरेशन विल बी द हाईएस्ट एक्सप्लेन, ठीक है, इनमें से किसमें रेट ऑफ इवेपोरेशन हाईएस्ट होगा। तो जब ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आपको ये दोनों बातें याद होनी चाहिए, क्या, रेट ऑफ इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सपोज सरफेस एरिया एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ एयर। सबसे पहले आप क्या चेक करोगे, सरफेस एरिया। तो आप मुझे देख के बताइए, वैसे तो मेरा डायग्राम ज़्यादा अच्छा नहीं बना है, बट अगर आप अपनी बुक में देखोगे तो आप क्लियरली देखोगे ए जो वेसल है, सी जो वेसल है और डी जो वेसल है, इन तीनों का सरफेस एरिया क्या है, सेम। ध्यान से चेक करिए, इन तीनों का सरफेस एरिया क्या है, सेम। मतलब अगर आप टॉप से जाके देखोगे तो जितना सरफेस एरिया इसका सर्कुलर पोर्शन दिखाई पड़ रहा होगा टॉप से, उतना ही इसका उतना है, तो तीनों के साइज क्या है, सेम, ठीक है। तो सरफेस एरिया ऑफ वेसल ए इज इक्वल्स टू सरफेस एरिया ऑफ वेसल बी इज इक्वल्स टू सरफेस एरिया ऑफ वेसल डी, तीनों के सरफेस एरिया क्या है, इक्वल है, ठीक। अब ध्यान से चेक करिए कि ये जो बी वाला वेसल है इसका सरफेस एरिया तो सबसे कम हो गया, ठीक, तो ये तो गया, इसमें रेट ऑफ इवेपोरेशन हाईएस्ट नहीं होगी, इसका सरफेस एरिया सबसे कम हो गया, तो इसको छोड़ो। अब कंपटीशन किसमें, जिनके तीन में सरफेस एरिया जिनके इक्वल है और बी से ज़्यादा है, चेक करो, बी से इनके सरफेस एरिया, टॉप सरफेस एरिया जब आप देखोगे तो ज़्यादा होगा। तो ए सी और डी में अगर आप कंपटीशन कराओगे तो बी तो अभी चला ही गया है, अब डी भी चला जाएगा, क्योंकि डी जो है वो ऊपर से क्लोज हो गया। जब डी ऊपर से आपने क्लोज ही कर दिया तो अगर इसमें इवेपोरेशन हो भी रहा होगा तो सोचिए जो वाटर के पार्टिकल है वो आके ये जिस भी आपने ऑब्जेक्ट से उसको क्लोज किया उस पर टक्कर करेंगे, और जब टक्कर करेंगे तो उनकी काइनेटिक एनर्जी लॉस हो जाएगी टक्कर करने में, और वो वापस से किस में चेंज हो जाएंगे, लिक्विड में। भाई उनकी जब काइनेटिक, यहाँ से जब वो सरफेस से ऐसे वेपर बन के जब आ रहे थे, क्यों चल रहे थे वो ऊपर, बिकॉज उनकी काइनेटिक एनर्जी हाई हो जा रही थी, क्योंकि वो आसपास से हीट ले रहे होंगे, ठीक है ना। और हीट जब उन्होंने ली तो उनकी काइनेटिक एनर्जी हाई होगी, काइनेटिक एनर्जी हाई होने का मतलब है कि उनमें मोशन करने की एक टेंडेंसी आ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी जिस बॉडी के पास होती है वो मोशन करती है, ठीक है, तो ये पार्टिकल क्या करेंगे, मोशन करने लगेंगे, इनके पास काइनेटिक एनर्जी, लेकिन मोशन करते करते ऊपर रखे हुए बर्तन से टकराएंगे और अपनी एनर्जी लूज कर देंगे। जब अपनी एनर्जी ये लूज कर देंगे तो इनकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, वापस किस में चेंज होंगे, लिक्विड पार्टिकल्स में, ठीक। हाँ, तो यहाँ पे तो आपने क्लोज ही कर दिया, तो ये ऑप्शन भी गया, यहाँ इवेपोरेशन ही नहीं हो पाएगा, एक्सपोज ही नहीं किया आपने एटमॉस्फेयर में, एरिया को छोड़ दो इसको। अब कंपटीशन किसमें, ए और सी में। अब इसमें और इसमें आपको चूज करना है। तो देखिए ए का सरफेस एरिया सी के इक्वल है, लेकिन सी के ऊपर फैन चला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों बातें हो गई, क्या कि एक्सपोज सरफेस एरिया भी लार्ज है और स्पीड ऑफ एयर भी। जब आपने ऊपर फैन चला दिया तो स्पीड ऑफ एयर यहाँ पे बढ़ जाएगी, ठीक है। और क्या होगा, एयर की जब स्पीड बढ़ेगी तो इस तरीके से रेट ऑफ इवेपोरेशन भी बढ़ जाएगा। बात समझ में? तो हम किस पे टिक लगाएंगे बताइए, ए भी चला गया तो हम ऑप्शन सी पे टिक लगा देंगे, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। कोई डाउट है? अब देखिए एग्जाम में क्या लिखना है। एग्जाम में सबसे पहले हम लिखेंगे कि वेसल सी हैज़ द हाईएस्ट रेट ऑफ इवेपोरेशन, पहले ये लिख दिया हमने, ठीक है, बस मैंने यहाँ सी लिखा, पूरा लिखोगे, द वेसल सी हैज़ द हाईएस्ट रेट ऑफ इवेपोरेशन।
फिर कारण लिखोगे इसका। कारण में पहले तो ये दोनों बातें लिख देना कि वी नो दैट द रेट ऑफ इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सपोज सरफेस एरिया एंड ऑल्सो रेट ऑफ इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ द एयर। ये दोनों बातें लिखी और फिर यहाँ पे आप ये एक्सप्लेनेशन दे देंगे। क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेज विद एन इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया। ठीक, बिकॉज इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमेना। ध्यान से चेक करिए, इवेपोरेशन क्या है? एक सरफेस फिनोमेना है। सरफेस फिनोमेना मतलब कि इवेपोरेशन में केवल वही पार्टिकल्स पार्टिसिपेट करते हैं जो सरफेस पे होते हैं। अंदर वाला पार्टिकल नहीं इवेपोरेट होता है, ना 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 ना, जो सरफेस पे बैठा होता है वो पार्टिकल इवेपोरेट होता है। बात समझ में आई कि नहीं? तो ये एक सरफेस फिनोमेना है, इसलिए अगर आप सरफेस एरिया बढ़ा देंगे तो आपका रेट ऑफ इवेपोरेशन भी इंक्रीज हो जाएगा। तो पहली बात तो आपने ये लिखी, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इवेपोरेशन इज द सरफेस एरिया, ये आपको बताना ही है एग्जाम में। ओके, उसके बाद फिर हम लिखेंगे आगे ऑल्सो विद द इंक्रीज इन एयर स्पीड। जब हमने फैन चलाकर एयर की स्पीड बढ़ा दी तो क्या हुआ? द पार्टिकल्स ऑफ वाटर वेपर, यहाँ पे जो वाटर के वेपर के जो पार्टिकल्स बन रहे थे यहाँ सरफेस से धीरे धीरे जो ऊपर आ रहे थे, क्या होगा? इनका विल मूव अवे विथ एयर। ठीक है, एयर इनको अपने साथ इधर उधर ले जाएगी और यहाँ टॉप पे जगह खाली हो जाएगी। तो जब टॉप पे इसके सरफेस पे जगह और खाली हो जाएगी तो वहाँ नए वाटर के वेपर के पार्टिकल आ सकते हैं। इसका मतलब रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या हो जाएगा? फास्ट। एक्चुअल में क्या हो रहा है कि अगर आप फैन ना चलाएं, जैसे यहाँ पर अगर आप फैन ना चलाएं, ठीक है, तो देखिए ये सरफेस पे जब इवेपोरेशन होगा तो यहाँ देखिए सब पार्टिकल्स आ गए। ठीक है, ये अब ये आराम आराम से ऐसे ऊपर जाएंगे, आराम आराम से धीरे धीरे इधर जाएंगे। तो भाई ये काफ़ी टाइम लेंगे, और जब ये टाइम लेंगे, ठीक है, तब थोड़ी देर के बाद जगह खाली होगी सरफेस के एरिया के, मतलब जो टॉप सरफेस एरिया उसके ऊपर, तब जब जगह खाली होगी तब तो नए पार्टिकल आएंगे ना। नए पार्टिकल कहाँ जाएंगे? उनको रहने के लिए जगह तो चाहिए। ठीक है, तो जब ये आराम आराम से जाएंगे, काफ़ी टाइम लेंगे, तब तक नए पार्टिकल आएंगे, तो इसमें काफ़ी टाइम लगेगा। रेट ऑफ इवेपोरेशन का जो रेट होगा वो कम होगा, क्योंकि पर यूनिट टाइम में कम पार्टिकल ही ऊपर आ पाएंगे, ऊपर जगह ही नहीं है। यहाँ पर जब फैन चला दोगे तो पार्टिकल्स, जो एयर पार्टिकल्स है वो वेपर पार्टिकल को इधर उधर इधर उधर ले जाएंगे। ठीक है, टक्कर वक्कर मार के, और ऊपर फटाफट जगह खाली होती रहेगी तो नए पार्टिकल्स आ जाएंगे, इसलिए रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। यही हमने यहाँ पर लिखा है, ऑल्सो विद द इंक्रीज इन द एयर स्पीड द पार्टिकल्स ऑफ वाटर वेपर विल मूव अवे विद एयर विच विल इंक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन।